प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए संस्कृत का 2023 का ओरिजिनल वायरल बोर्ड का पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष इस पूरे वायरल पेपर का A to Z सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। और इस पेपर का कोड देख सकते हो, 818 DP कोड दिया गया है। सबसे पहले जो भी आपका पेपर आएगा उसका पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जो भी 2024 का बोर्ड का पेपर आएगा, ठीक है, सेम टू सेम इसी प्रकार का आएगा। ठीक है, जो भी पेपर का पैटर्न होगा इसी पैटर्न पे बेस होगा। सबसे पहले यहाँ पे अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखना होगा, अपने यहाँ पे नाम लिख देना। उसके बाद यहाँ पे देखो, इस पेपर का जो भी पूर्णांक होगा 70 नंबर का होगा। चूंकि 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है, जो कि 15 मिनट इस पेपर को पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, सबसे पहले साथियों यहाँ पे जो भी निर्देश दिए गए हैं, सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम पूरे पेपर को हल करेंगे और पेपर किस टाइप का आएगा 2024 का, सब कुछ मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, उसी बेस पे तैयारी कर लेना, बोर्ड के पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, यानी कि इस पेपर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारे प्रश्न को हल करना जरूरी है, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ये जो पेपर है 2 खंड में डिवाइड किया गया है, खंड अ में और खंड ब में। ठीक है, खंड अ जो होगा और खंड ब जो होगा, खंड ब उपखंड में डिवाइड किए गए हैं, खंड क और खंड ख में। ठीक है, खंड अ जो होगा इसमें 20 MCQ पूछे गए हैं, ठीक है, जिनको OMR आंसर शीट पर हल करना होगा। और OMR को हल करने के लिए आपको ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और OMR को हल करते समय किसी भी व्हाइटनर का इरेजर का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको मैं एक बहुत बार तरीके से कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है खंड ब में जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के आएंगे, जो कि डिस्क्रिप्टिव होंगे, वर्णनात्मक होंगे। ठीक है, और खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ करना जरूरी है। प्रथम प्रश्न से आरंभ करना है, शुरुआत करना है और अंतिम प्रश्न तक करते जाना है। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसके बारे में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। ठीक है, इतने सारे आपको निर्देश समझना है और इसी तरीके से आपको बोर्ड में फॉलो करना है। आइए साथियों, सबसे पहले हम इस पेपर के खंड अ को हल करेंगे, मतलब बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा इस गद्यांश पर आधारित है। ठीक है, गद्यांश को ध्यान से पढ़े और उत्तर का चयन करें। यहाँ पे एक छोटा सा पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है। आइए, ये जो पैसेज लिया गया है रविंद्रनाथ वाले चैप्टर से लिया गया है। बोल रहा है कि रविंद्रनाथस्य जन्म कलिकाता नगरे एक षष्ठ धिकादश दस्तमे। ठीक है, ख्रिस्टी शब्द माइमस सप्तमे दिवसे, मतलब देखो रविंद्रनाथ के बारे में दिया गया है कि रविंद्रनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, तो मई महीने में के 7वें दिन में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे डेट भी लिखा गया है 7 मई को 1861 को हुआ था। ठीक है, अस्य जनक देवेंद्रनाथ, इनके जो पिता थे देवेंद्रनाथ थे, जननी शारदा देवी थी। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, ब्राह्मण जात में हुआ था। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि उक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विश्व कवि रविंद्र वाला चैप्टर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलो अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि रविंद्रनाथ कस्मिन नगरे जन्म लेभे, यानी कि रविंद्रनाथ का जन्म किस नगर में हुआ था ये बताना है। तो मैंने क्या बताया, कलिकाता नगर में, कलकत्ता में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलो अगला जो कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि गुरु नानकस्य पितुः नाम किम, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था। तो उनके पिता का नाम था कालू मेहता। क्या नाम था, कालू मेहता। ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार के 20 MCQ आप सभी से बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्व्या कति रत्नानि संते। ठीक है, तो ये हो जाएगा त्रिड़ी। क्या होगा, त्रिड़ी वाला यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा से मुख्या मधुरा अस्ति, माने भाषाओं में सबसे मधुर भाषा कौन सी है, तो ये है हिंदी भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि छियंते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम। ठीक है, वाग्भूषणम सुक्ति कस्मिन पठस्य अस्ति, ये जो सुक्ति लिया गया है किस पाठ से लिया गया है, तो ये लिया गया है साथियों सुभाषितानी से। किस वाले से, सुभाषितानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर होगा। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी कुत्र जन्मे लेवे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा है, अभिवादनशीलस्य वृद्धो पसेविना रिक्त स्थान पूर्यते, रिक्त स्थान को पूरा करना यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे हो जाएगा नित्यम, क्या होगा, नित्यम हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला जो कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि गांधी कुत्र जन्म लेवे, गांधी जी कहाँ जन्म लिए थे, तो ये हो जाएगा पोरबंदर नामक नगर में, पोरबंदर नगर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि जिमुतवाहन कस्य पुत्र आसीत, जिमुतवाहन किसका पुत्र था, तो ये था श्वेत केतु का, किसका था, श्वेत केतु का। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अफदाव कस्य पाठस्य पात्र अस्ति, आफ्ताब किस पाठ से लिया गया है, ठीक है, किस चैप्टर का पात्र था, तो ये था भैया जिमुतवाहन वाले से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड राइट आंसर होगा। तो ये तो उपभाग का हो गया। अब आगे हम बात करेंगे उपभाग ख के बारे में, जो ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और हमारा पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि क वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, क का उच्चारण स्थान बताइए कि क का हम कहाँ से उच्चारण करते हैं, कंठ से करते हैं कि मूर्धा से करते हैं कि तालु से करते हैं कि ओठ से करते हैं, तो क का उच्चारण स्थान होगा यहाँ पे कंठ, क्या होगा, कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे हम देख लेंगे। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि महेश्वर सूत्राणी संख्या, महेश्वर सूत्र कितने हैं, तो कुल मिलाकर के 17 हैं। ठीक है, कितने हैं, 17 हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर होगा। अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि सचित पद में संधि है, तो सचित पद में कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, जब संधि पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका संधि विच्छेद करना है कुंठिता का, तो क्या हो जाएगा, कुन प्लस थीता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि नद्या पद किस विभक्ति और वचन का रूप है, तो नद्या ये नदी वाला रूप है। ठीक है, तो आप अगर नदी का पूरा रूप विभक्ति वचन याद करोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, कि नद्या तृतीय विभक्ति होगा और एक वचन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड राइट आंसर होगा। चलो अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि राजन शब्द के प्रथमा विभक्ति और एक वचन का रूप बताइए। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस खाली 2023 में आया है इसके बाद नहीं आएगा, ये हमेशा आएगा। ठीक है, विभक्ति और वचन से, और राजन वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। तो राजन वाला हो जाएगा प्रथमा विभक्ति और एक वचन, इसका हो जाएगा राजा, प्रथम विभक्ति और एक वचन में राजा हो जाएगा। ठीक है, चलो भवामी रूप में किस लकार का उपयोग किया गया है, तो ये लट लकार आया है। ठीक है, भवामी में। अगला पिबती रूप है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड राइट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिभुवनम का समास विग्रह है, तो 3 भवनों का समूह होता है, तो क्या हो जाएगा, त्रयणाम भुवनाम समाहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। अब साथियों हमने तो एमसीक्यू को हल कर लिया, अब आइए समझ लेते हैं कि पेपर किस रूप का आएगा। ठीक है, और समझ लेते हैं। तो इसको देख सकते हैं, खंड बब दिया गया है, जो कि इसका उपखंड क दिया गया है। सारे के सारे क्वेश्चन को हल करना है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले निर्देश को पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया है, और पूछा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करिए। देखो यहाँ पे 2 गद्यांश दिए गए, एक क और यहाँ पे ख। एक तो है महाकवि कालिदास वाला और एक है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वाला। तो दोनों में से किसी एक गद्यांश का क्या करना है, आपको हिंदी में अनुवाद लिखना है। ठीक है, दोनों को नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को हल करना है। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे पेपर में पहली बार जाते हैं, बोर्ड का पेपर पहली बार देते हैं, तो दोनों को हल कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों को नहीं करना है, नंबर सेम मिलेंगे, एक को ही हल करना है। ठीक है, जो भी आ रहा है एक को हल करना। अब आगे आ जाते हैं। इसी तरीके से एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय वाला या आदि शंकराचार्य वाला या कविकुल गुरु कालिदास वाला, तो तीनों में से क्या करना है, तीनों में से किसी एक पाठ का सारांश लिखना है, वो भी हिंदी में लिखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, तीनों को नहीं करना है, तीनों में से किसी एक को ही हल करना है, हिंदी में सारांश लिखना है। ठीक है, चलो अगला जो कि हमारा क्वेश्चन पूछा गया है श्लोक वाला, इसको हिंदी में संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना है। ठीक है, यहाँ भी 2 यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, एक यहाँ पे ये क वाला और एक ख वाला देख सकते हो, तो दोनों में से किसी एक को ही हल करना है, दोनों को हल नहीं करना है। बस खाली आप सभी को यही बात समझना है। अब यहाँ पे एक सूक्ति भी दिया गया है, तो सूक्ति यहाँ पे 3 सूक्ति दिए गए हैं, तीनों में से किसी एक को हल करना है, तीनों को हल नहीं करना है। ठीक है,
तो सूक्ति क्या करना है, इसका हिंदी में खाली अर्थ लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पे देखो 2 श्लोक दिए गए हैं, तो दोनों श्लोक को नहीं करना है, एक श्लोक कॉल करना है, दोनों में से किसी एक कॉल करना है। ठीक है, इस वाले बात को समझना है। 4 नंबर का श्लोक हमेशा आता है। अब अगला जो कि हमारा किसी भी पात्र का चित्र करने के लिए आता है हमेशा। ठीक है, जो कि 4 नंबर का आता है, तो 3 यहाँ पे दिया गया है, किसी एक पाठ का पकड़ के चरित्र चित्रण कर दो, हिंदी में अनुवाद कर दो, हिंदी में अर्थ लिख दो। ठीक है, जीवित वाहन का कर दो, या यऊत का कर दो, या स्वयं भारती का वाला कर दो, किसी एक का कर दो। दीपक का यहाँ पे करना है, इसमें सुमेधा करना है, इसमें जीवित वाहन करना है। ठीक है, हिंदी में लिखना है, बहुत ही पेपर आसान आता है। अब यहाँ पे देखो 2 नंबर का आता है हिंदी में, जो कि संस्कृत में ही आंसर लिखना होगा कि महात्मा गांधी कुत्र जन्म लेवे, तो खाली कुत्र की जगह पे लिख दो पोरबंदर नगरी। ठीक है, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो तीनों में से किसी एक को ही करना है, तीनों को नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं उपखंड सेकंड में। ठीक है, अब इसमें देखो एक का यहाँ पे तो ग्रंथम का या नेत्रण का या स्थलयाम का, तो तीनों में से किसी का कारक विभक्ति नाम लिखना है। ठीक है, कारक का नाम लिखना है और विभक्ति का नाम लिखना है, कौन सा कारक है और कौन सी विभक्ति है, तीनों में से किसी एक को ही हल करना है। 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। इसमें देखो एक पद का प्रत्यय लिखना है। ठीक, गत्वा का, पातुम का या पठनी का प्रत्यय लिख देना है। ठीक है, इसमें देखो वाच्य परिवर्तन करना है, किसी एक का ही हल करना है। ठीक है, तीनों को हल नहीं करना है, बस खाली यही देख लो, पेपर इसी प्रकार का आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अगला जो कि 3 वाक्यों में से क्या करना है, इसमें इतना सारा दिया गया है, 3 को क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है, खाली ट्रांसलेट कर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है बोर्ड के पेपर में। अब आओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जो कि अंत में आते हैं। 8 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, 8 वाक्य में निबंध लिखना होता है। देखो निबंध इसको तैयार कर लो, बोर्ड में हमेशा आएगा, 5 पूछा जाएगा, 5 में से एक विषय पे संस्कृत में 8 लाइन का यहाँ पे निबंध लिखना होगा। परोपकार पे लिख दो, सदाचार पे लिख दो, या अहिंसा परमो धर्म पे लिख दो, या संस्कृत भाषायाम महत्वम पे लिख दो, या विद्या पे लिख दो। तो किसी एक टॉपिक को उठाओ और 8 लाइन लिख दो निबंध, 8 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अंत में आपको क्या करना है, संस्कृत में वाक्य का प्रयोग करना है। 2 का हिमालय का यूज करो, कृषका का या सर्वत्र का या मम का या विद्यालयम का। ठीक है, तो किसी 2 को यहाँ पे क्या करना है, संस्कृत में वाक्य का प्रयोग करना है। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न तो मैंने बता दिया, इसी प्रकार का लेवल का पेपर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार का आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और मैंने एमसीक्यू को पूरा सॉल्व करवा दिया। तो मेरे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।